हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा अकाउंटेंसी में? हमने पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ा। उसके बाद हमने सीखा कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। और बीच में हमने पर्टिकुलरली सीखा था कैश बुक कैसे बनाते हैं और सब्सिडरी बुक्स कैसे बनाते हैं। ये हमने अभी तक सीखा। तो एक टॉपिक है जो मैंने अभी तक नहीं किया है, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। वो मुझे आगे कराना है, जो भी मुझे लगेगा कि सूटेबल टाइम है उस वक्त मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कराऊँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट में जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। और कैश बुक में फिर मैंने आपको बताया कैश बुक सिंगल कॉलम हो सकता है और कैश बुक डबल कॉलम हो सकता है, कैश बुक ट्रिपल कॉलम होता है। जहां तक अभी हम डबल कॉलम पे रहेंगे, जहां मैं डबल कॉलम में कैश बुक में बोलता था कैश और बैंक, ये भी हो सकता है कैश और डिस्काउंट हो, बट हम उसके वाले अकाउंट की बात नहीं करें। हम बोल रहे जहां पे कैश बुक में कैश और बैंक होता था, या अलग आपका अलग अलग भी है, कैश बुक अलग है और आपका बैंक अकाउंट अलग है। मतलब जो आपके बिजनेस में ही आपने दो अकाउंट्स बना रहे हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, वहां पे अगर मैं याद दिला दूंगा, अगर मैं डबल कॉलम भी बनाऊंगा कैश बुक, तो वहां पे कुछ इस तरह से होता था। ये आता था कैश और ये होता था आपका बैंक। और यहाँ पे कैश और बैंक। यहाँ पे हम बोलते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस होता था पिछले साल का। सपोज ये कुछ था, ये कुछ था। फिर जब कैश सेल होगी तो सेल्स, तो यहाँ से अमाउंट आता। ठीक है, बाई परचेजेस तो यहाँ से आता था। ठीक है, और फिर सपोज बैंक में आपने जमा कर दिया पैसा तो आप लिखते बाय बैंक, कैश चला गया। ठीक है, 1,000 रुपया, तो यहाँ पे आएगा टू कैश, बैंक में पैसा आ गया 2,000 रुपया। इस तरीके से टोटल सारी एंट्रीज होती थी। और लास्ट में फिर आप क्या करते थे, बाय बैलेंस कैरी डाउन आप बोलते थे। फिर यहाँ पे आपका कैश है सपोज 5,000 रुपया और आपके बैंक में पैसे हैं 10,000 रुपया, ये आप करते थे, ये आप कैश बुक बनाते। जहां आप बोलते थे कैश बुक में ये कैश बुक है पूरा। ठीक है, इसमें क्या है, एक कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट है। तो जब आप इसको पूरा बनाते थे तो आपका अकाउंटेंट बोलता था कि सर कैश मेरे पास पड़ा है 5,000 रुपया और बैंक में पैसा पड़ा हुआ है 10,000 रुपया, ये तो ठीक है? हाँ सर ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या होता था, आप उसको बोलते ठीक है, तू बोल रहा है कैश काउंटर में 5,000 है तो मुझे गिना के दे दे 5,000 की नहीं है, तो वो आपको गिना के देता है कि सर 5,000 है। जब आपके काउंटर में 5,000 है और बुक्स के हिसाब से 5,000, इट मीन्स कोई चोरी नहीं हुई है। इसी तरीके से क्या होता है, आपके पास जो है, आप वो बोल रहा है अकाउंटेंट कि सर 5,000 तो मेरे पास है और बैंक में कितने पड़े हैं, सर बैंक में पड़े हैं 10,000 रुपये। तो आप क्या बोलोगे उसे, जरा बैंक में जाके देखो 10,000 है कि नहीं है। अब जब बैंक में जाएंगे तो आप अपना बता दो, अगर तुम्हें बैंक का बैलेंस देखना होता तो कैसे दिखते थे, पुराने जमाने में कैसे देखते थे? या जहां पर डिजिटलाइजेशन नहीं, आज तो आप बोलोगे कि सर अभी तो मोबाइल बैंकिंग का जमाना है, ये हम जेके बैंक यूज कर रहे हैं, हम एम पे भी गए उधर ही बैलेंस दिखा देगा। बट जब ये नहीं होता तो क्या करते थे, जब ये चीज नहीं होती थी तब क्या करते थे, तब क्या करते थे आप लोग, तो आपके पास होता था ये चीज जिसको बोलते हैं पासबुक। अब मेरे अकाउंट में कोई पैसा पड़ा हुआ नहीं है ना, मैं एंट्रीज कर लेता हूँ, ये मेरा जैसे पासबुक है। पता है इस चीज के बारे में, पासबुक क्या होता है? पासबुक सर जब हमने बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक हमें ना एक कॉपी देता है, उसको बोलते हैं पासबुक, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो क्या देता है बैंक हमें, सर बैंक जो है वो हमें पासबुक देता है। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था अभी एसएसबी वालों को, पासबुक क्या है? इट इज द कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक। क्योंकि जैसे मैं अपनी बुक्स में ये अकाउंट बनाता हूँ, कैश बुक बनाता हूँ, इसी तरीके से बैंक क्या करता है, बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक अपनी बुक्स में, जो बैंक अपनी बुक्स बनाता है वो भी एक फर्म है, वो भी अपना अकाउंट बनाती है। ठीक है, वो भी एक बिजनेस एंटिटी, वो अपना अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। वहां पे उधर लतीफ का अकाउंट पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने उनको पैसे दिए तो उन्होंने मेरा अकाउंट खोला है, जो है ना बैंक अकाउंट। ये जो मेरा बैंक अकाउंट है, अगर इसमें नंबर भी होगा, वो वन होते सॉरी नंबर, जो भी वो बैंक अकाउंट नंबर है, जैसे मेरा ब्रांच है इधर दिल्ली में, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, तो ये अकाउंट नंबर आ गया। मतलब उन्होंने मेरा अकाउंट खोला है ना वहां पे,
हम बोलते हैं ना, जब हम किसी को सेल करते हैं तो हम उसका अकाउंट खोलेंगे, हम किसी से उधार लेंगे तो उसका अकाउंट खोलेंगे, इस तरह से बैंक भी क्या खोलता है, हमारा अकाउंट। तो उसने भी टी फॉर्म में हमारा क्या रखा है, हिसाब रखा है, तो उसने बोला है लतीफ अकाउंट, और इसको उन्होंने अकाउंट नंबर दिया 3042 डैश डैश डैश, ये उन्होंने अकाउंट नंबर रखा। जिस तरह से आप अपने कस्टमर का अकाउंट रखते हो, क्रेडिटर का अकाउंट रखते हो, इस तरह से बैंक भी आपका अकाउंट रखता है। तो उसमें भी बाज़ाब्ता डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है। तो जब मैं पैसे जमा करता हूं बैंक में, तो अकाउंटिंग कौन करेगा वहां पे, मैं भी अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करूंगा और बैंक भी अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करूंगा। मैं बोलूंगा मैंने बैंक में 1,000 रुपया जमा कर दिया है, तो मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपया। तो बैंक को मैं क्या करूंगा, डेबिट। अगर मैं बैंक को यहाँ पे पर्सनल समझूंगा फॉर द टाइमिंग, तो मैं बोलूंगा मैंने बैंक में जमा कर दिए पैसे, तो बैंक अकाउंट को मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, डेबिट द रिसीवर करके, और कैश मेरा चला गया टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट करूंगा। ये एक तरीका है समझने का। दूसरा तरीका, आप बोलोगे बैंक इज माई एसेट, मेरा कैश काउंटर में पैसा होना इज एज गुड एज मेरा बैंक में पैसा होना, तो वो भी मेरा एसेट। तो बैंक में बैलेंस बचेगा, बढ़ेगा, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक अकाउंट में आ गया तो उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश गया। दोनों तरीके से ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिपेंड करता है आपका अप्रोच क्या है उस चीज को समझने के लिए। और मॉडर्न अप्रोच में आपका कैश हो या बैंक हो, दोनों आपके एसेट्स है। एनीवेज, आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने जब 1,000 रुपया एसबीआई अकाउंट में डाल दिया, तो मैंने किया, मेरे पास जो एसबीआई बैंक अकाउंट है, मैंने एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया टू कैश कर दिया, कि मेरे पास अब बैंक में पैसा है। इसी तरीके से जब बैंक के पास मैंने कैश दे दिया, तो बैंक भी तो अपनी अकाउंटिंग करेगा। वो मुझसे जब कैश लेगा तो वो क्या बोलेगा, लतीफ को क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट द गिवर, और उसके पास कैश आएगा तो वह एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू लतीफ अकाउंट। तो उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी बाय कैश अकाउंट, और लतीफ ने दे दिया 1,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद मैंने और जमा कर दिया, और मैं कभी निकाल रहा हूं, और सपोज फिर, तो आप जब ये 1,000 रुपया मेरा आ जाता है इसमें, तो तुरंत क्या होता है, इस मोबाइल पे जाता है मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹1000। तो जो बच्चों को वो डाउट होता है कि सर आप तो बोल रहे हैं डेबिट क्रेडिट, तो जब हम बैंक से पैसा, जब हम पैसा बैंक में जमा करते हैं वहां पे क्यों क्रेडिट बोलते हैं, वहां तो डेबिट होना चाहिए। नहीं, वो आप अकाउंटिंग नहीं करते हो, वो आपको जो मैसेज आता है वो बैंक ने अपने सिस्टम में अकाउंटिंग एंट्री कर दी, और आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उनके एसएपी के साथ, और आपको वो क्या चलता है, मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट को बैंक ने क्रेडिट कर दिया। हाँ, बैंक तो क्रेडिट ही करेगा। और जब आप पैसा निकालते हो, तो वो एंट्री करेगा लतीफ से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सपोज मैंने 500 रुपए निकाल दिए, तो लतीफ से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपया, और आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय ₹500 टूवर्ड्स कैश विड्रॉवल। तो आप बोलते इसने ये डेबिट क्यों कर दिया, तो वो ठीक कर रहा है ना। आप बोलोगे यार बैंक ने तो मुझे पैसा दे दिया, तो बैंक डेबिट क्यों कर रहा है। भाई बैंक ने तुझे पैसा दे दिया, तो तू अपनी बुक्स में थोड़ी एंट्री कर रहा है, एंट्री तो ये बैंक कर रहा है। बैंक बोल रहा है लतीफ भाई आई हैव डेबिटेड योर अकाउंट बाय ₹500, नाउ योर बैलेंस इज ओनली ₹500, योर क्रेडिट बैलेंस इज ओनली ₹500। तो आपका आता है नीचे 500 CR क्रेडिट। तो आपको यहां पे समझ आया, जो चीज मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस होगा बैंक में, क्योंकि वो मेरा एसेट है, मेरा पैसा बैंक में है, तो मेरा वो डेटर या उसने लिया है मेरे से पैसा, तो मेरी बुक्स में जो बैलेंस डेबिट होगा, बैंक की बुक्स में वो बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। इस चीज को अच्छे से समझ, आई होप आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट्स में बता दो। मैं ये जर्नल वाले लेक्चर में भी बोल चुका हूँ, पुराना जो मैंने बीआरएस का लेक्चर रखा था, तो वहां पे भी मैंने ये चीज बोली थी, और आज मैं दोबारा इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बैंक बुक्स में जो अकाउंटिंग करेगा, तो वो आपको क्रेडिट करेगा जब आप पैसे दोगे, और जब आप निकालोगे पैसा तो आपको क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो यहाँ पे आपने समझना है, अगर आपकी बुक्स में बैंक में डेबिट दिखा रहा है, तो बैंक की बुक्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा, उल्टा होगा ना। इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, क्योंकि जब आपको ये लॉजिकली समझ आएगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये नहीं रखना याद यहाँ डेबिट होगा वहां क्रेडिट होगा, इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो। लॉजिकली इस सेंस में कि आपने जब बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया, और साइमल्टेनियसली बैंक भी तो अकाउंटिंग करेगा, बैंक में भी तो कैशियर है जो अकाउंटिंग करता है। तो बैंक बोलेगा लतीफ ने मुझे पैसा दिया, तो बैंक मुझे क्रेडिट करेगा, तो वहां पे मेरा क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ पे मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस होगा। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ए डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक में ये नहीं रखना याद, कैश बुक में मतलब कैश अकाउंट नहीं, इट इज कैश बुक में जो मेरा बैंक कॉलम है,
कैश बुक में मेरा जो बैंक कॉलम है दैट मीन्स माई मनी विद द बैंक, अगर उसमें डेबिट है इट मीन्स मेरा पैसा बैंक में है, तो व्हाट विल बी दैट इन द बैंक्स बुक्स एज पर द पासबुक, इट विल बी द क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो बैंक का अकाउंट होता है, ये बैंक में जो मेरा अकाउंट होता है, इसी का एक कॉपी देते हैं वो पासबुक में लिख के एक पेज पे, जिसमें वो बोलते हैं कि आपका पैसा कितना हमारे पास आ गया। जैसे मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा, उसको गरीब इंसान, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो एक्सपेक्ट नहीं करना कि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, तो मैं जस्ट ट्राई कि थोड़ा, हाँ वो बताइए, ठीक है। तो वैसे ये गलत ही होता है दिखाना, एनीवेज मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ दिखाने की आप लोगों को। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे बैंक का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, ये इसका आता है पर्टिकुलर्स, और उसके बाद आता है चेक नंबर, और फिर आता है डेबिट, फिर आता है क्रेडिट, फिर आता है बैलेंस, ठीक है। जब मैंने पैसा निकाला तो वो मेरे अकाउंट को डेबिट करता है, और जब मैंने क्रेडिट कर दिया, जब मैंने पैसा दे दिया बैंक को, तो वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट करता है कि 200 में आमसे खबर किस तो पाँच में कड़मी ठीक है। तो ये होता है डेबिट और क्रेडिट, जो ये होती है पासबुक जिसका ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। एक चीज, हमारे कैश बुक में अगर डेबिट होगा तो बैंक की बुक्स में वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि बैंक अपने हिसाब से अकाउंट करता है। और कैसे हमें पता चलता है बैंक में कितना बैलेंस है, तो बैंक हमें ये पासबुक देता है। आजकल के जमाने पासबुक क्या, आपके पास मोबाइल एप्स है, आप वहां से देख सकते हो, आप ऑनलाइन बैंकिंग करके भी अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हो। एनीवेज द फैक्ट हियर इज दैट you will be maintaining the account of bank, and simultaneously the bank will be maintaining your account in its books. You will be having what we say, you will be having debit balance in your books, in the bank balance, that is your bank balance, and in the books of the bank you will be having the credit balance, because bank would have credited your account by that much amount. ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, हमें ये समझ आ गया कि हमें जो मैसेज आता है डेबिट टू का उसका मतलब क्या होता है, और हमें जो क्रेडिट का मैसेज आता है तो वो लॉजिकली अब हमें समझ आ गया। इट मीन्स हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इस मेरे कैशियर ने बोला कि सर बैंक में 10,000 रुपया बचे हुए। ठीक है बेटा, जाके पासबुक लेके जाओ और एंट्री करके आ जाओ, या तो स्टेटमेंट लेके आ जाओ, क्योंकि मैं तो लाला कंपनी हूँ, मैं तो नेट बैंकिंग यूज करता नहीं हूँ। तो वो गया अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जब गया, उसने जब मेरे पास पासबुक लाया, तो बुशस जब पासबुक्स नजर, ये मैं उनको लोग जो कश्मीरी समझते हैं, मैं रिपीट भी करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पासबुक को नजर देता हूँ, और वहां पे मैं देखता हूँ कि मेरा बैलेंस जो है वो है 8,000 रुपया। कितना है? 8,000 रुपया। बैंक बोलता है योर बैलेंस इज 8,000 रुपया क्रेडिट। अकाउंटेंट मुझे बोल रहा है कि सर बैंक में 10,000 रुपया है। अकाउंटेंट मुझे बोल रहा है कि सर बैंक में 10,000 रुपया है, और मैं जब देखता हूँ बैंक स्टेटमेंट, वहां पे लिखा है 8,000 क्रेडिट, इट मीन्स मेरा 8,000 ही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है सर? यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस है। अकाउंटेंट बोला है 10,000 है, अकाउंटेंट की अकाउंटिंग के हिसाब से, बट बैंक में 8,000 है। इट मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। अकाउंटेंट भी परेशान, मालिक भी परेशान। अकाउंटेंट को मालिक बोल रहा है ताशी फ्रॉड करो, तुमने कोई फ्रॉड कर दिया है, बता दो ये पैसे कहाँ किए। अकाउंटेंट भी परेशान है। अकाउंटेंट आपके पास आया, भाई तुम तो लतीफ सर के पास कोचिंग लेते हो, हमें बता दो ये कहाँ हो गया, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मेरा बैलेंस क्यों कम आ रहा है। हम आप क्या बोलोगे उसको? आप बोलो इसको कोई बात नहीं, आप शांति रखो, जरा ये पासबुक हमें दे दो, जरा ये पासबुक हमें दे दो। आप इस पासबुक को नजर देते हो, फिर आप उसको भी बोलते हो जरा ये अपना कैश बुक भी इधर दो, तो वो आपको कैश बुक देता है। तो आप क्या करोगे? लॉजिकली मुझे बता दो, आप क्या करोगे? सर हम देखेंगे क्या चीजें हैं। वो जो बोल रहा है कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो क्या वाकई वो बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया? अगर हो गया तो आप उसको टिक टिक करते हो। वो जो बोलता है मैंने बैंक से पैसा निकाला, तो क्या ज्यादा तो नहीं निकाला बैंक से? तो व्हाट यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू रिकंसाइल द बैलेंस बिटवीन द बैंक पासबुक एंड द बैलेंस एज पर योर कैश बुक। और वो जो फिर स्टेटमेंट आप बनाते हो जिसमें आप रिकंसाइल करने की कोशिश करते हो, तो उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपको इस टॉपिक में वही चीज सीखनी है। ये जो डिफरेंसेस आते हैं, इनके लिए आप एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको क्या है, यू विल रिकंसाइल द बैलेंस एज शोन इन द पासबुक विद द बैलेंस एज शोन इन द कैश बुक। कैश बुक में कहा? बैंक कॉलम में। फिर जब आप ये चीज करते हो, फिर पता चलता है, फिर पता चलता है, फिर पता चलता है कि क्या हुआ था, क्या हुआ था, बात क्या हुई थी। एक कस्टमर ने आपको चेक दिया था 2,000 का। एक कस्टमर ने आपको 2,000 का चेक दे दिया था,
और आपने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बट द प्रॉब्लम इज, जब आपने ये स्टेटमेंट मंगा ली, जिस दिन आपको मालिक ने बोला जाओ बैंक से एंट्री करके आ जाओ, उस दिन तक अभी वो चेक एंड कैश नहीं हो चुकी थी, वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुई थी, तो अभी अकाउंट में वो पैसे नहीं आए थे, तो वो 2000 का डिफरेंस उसी चीज का था। तो आप मालिक को बताओगे वो जो उस कस्टमर ने 2000 की चेक दी थी, मैंने अपनी बुक्स में बोला था कि बैंक में पैसा आ गया, बट बैंक में अभी पैसा नहीं आया है। तो आप फिर बोलेगे हाँ भाई ठीक है ना, तो अगर मेरी बुक्स में 10,000 का बैलेंस था, उसमें से वो 2000 तो मैं माइनस करूंगा, तो बचा जाना है 8,000, तो एटलीस्ट बैंक में 8,000 होना चाहिए, बैंक में 8,000 हो गया। तो इस तरीके से हम बैंक बैलेंस और एज पर पासबुक और बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक को रिकनसाइल कर पाते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा गोल यही रहेगा, how to reconcile the balance that is shown in the passbook with the balance that is shown in the cash book, क्योंकि वहां पे कुछ डिफरेंसेस होती है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसी के अराउंड टॉपिक रहेगा। और आपके एग्जाम के लिए अगर ये फाउंडेशन वाले बच्चे हैं देख रहे हैं, कि दोनों के लिए जो मैं अभी कंकरेंटली मेरे बैच चल रहे हैं, फाउंडेशन के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जो एसएसबी के बच्चे अभी देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये वीडियो कब तक मेरे चैनल पर रहेगा और कौन देखता रहेगा, तो जो भी होगा, और सी मतलब अकाउंटिंग में इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैं ऑडिट कर चुका हूँ, वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है, और वहां पे जिन फर्म्स के हमने अकाउंटेंट जो होते हैं उनको भी इस चैप्टर की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको मतलब हर बिजनेस में आपको मिलेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस, मतलब कैश बुक में जो बैलेंस है वो बैंक पासबुक में मिलेगा। बहुत रियरेस्ट ऑफ द रियर चांस है। क्यों? कुछ चेक्स होती है जो आपने इशू की होती है, बट अभी तक कस्टमर्स ने नहीं निकाला होता है, तो आपने तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया होता है, अब कम बैलेंस कम किया होता है, बट अभी बैंक से पैसा नहीं निकला होता है, या बैंक खुद से कुछ चार्जेस लगाता है, आपकी क्वार्टरली एटीएम चार्जेस लगाता है, एनईएफटी चार्जेस लगाता है, या कुछ एंसिलरी चार्जेस लगाता है जिनको आपको पता नहीं चलता है। क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलता है, या आपका करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट डेबिट होता है। ये सारी चीजें होती है जो आपने एनविसेज नहीं की होती और आपने उनको रिकॉर्ड नहीं किया होता है, और उस वजह से क्या होता है कि आपका बैलेंस जो है वो मिसमैच होता है, और आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की बहुत जरूरत पड़ती है। और भी एक रीजन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का, अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाते हो तो चोरियां होने के चांस, अगर आप कभी रिकंसाइल नहीं करोगे, जो जो अकाउंटेंट बोल रहा है कि मैंने डिपॉजिट कर दिया आप मान जाओगे, और जो वो बोल रहा है कि मैंने इतना ही निकाल दिया तो आप मान जाओगे, तो कभी पता नहीं चलेगा कि वाकई उतना बैलेंस नहीं है। अगर ये चेक्स एंड बैलेंस रहेंगे कि फ्रीक्वेंटली हमारी कंपनी में या बाकी बिजनेस में, दिस इज अ फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस दैट बैंक स्टेटमेंट हैज टू बी रिकंसाइल। और हमारी कंपनी में क्या होता है कि ईडी लेवल का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल का बंदा उसको चेक कर लेता है कि क्या वाकई ये रिकंसाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रॉड्स ना हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक बैलेंस आपको मिलता है कि आपको बैंक रिकंसाइल करना पड़ेगा। और जब हम ऑडिट करते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब व्हेन वी यूज्ड टू डू ऑडिट, तो हम पहले उसको बोलते थे भाई मुझे जो आप बोलते हो कि बैंक बैलेंस इतना है, मुझे इसको दिखा दो कि नहीं है नहीं है, तो मैं स्टेटमेंट चेक करता था, जब मैच नहीं होता था तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होता मुझे बीआरएस बना के देते, उस अकाउंटेंट को वो बनाना पड़ता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, और हम हर चीज को लॉजिकली समझेंगे। आई होप आपको मजा आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बोल देना कि आप क्लासेस एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और ये भी बता देना कि आप और कौन कौन सी लेक्चर्स सुनना चाहते हो। ये जो बैच चल रहे हैं मेरे कन को तो ठीक है, उसके बाद भी अगर आप कभी भी देख रहे हो और आप चाहते हो कि इस चीज पे हमें वीडियो होनी चाहिए, तो आप मुझे बता दो। मैं, मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं उनको नोट डाउन करता हूँ अपनी डायरी पे, मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा। कोशिश ये है कि आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन जो पहुंच जाए, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने घरों में रहो, बस आपको इंटरनेट कनेक्शन होना है, जो ऑलमोस्ट आजकल हर किसी के पास होता है, और आपको कहीं से भी एटलीस्ट अकाउंटेंसी की जहां तक बात है, अभी मैं अकाउंटेंसी में ही कमिटमेंट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मतलब जितने भी चीजें हो सकती है एजुकेशन के रिलेटेड, मेरे साथ वॉलंटियर जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन सब के साथ मिलके मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड करूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लो, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अभी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं, तो बच्चों को
दूर जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ कोचिंग सेंटर होते हैं जो कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो बात वो नहीं होती कि आप वहाँ पे कितना फीस देते हो, बात ये कि आपको वहाँ पे जाके रेंट पे रहना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। और मेरी ये कोशिश है कि आपको घर बैठे ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा लो। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी बताना। कोशिश करनी है कि जितने लोग भी हैं वो इस चीज का फायदा उठाए। मैं अकेले नहीं कर सकता इस सब चीज को, तो उसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। एनीवेज, मैं आपको थोड़ा बुक तक लाता हूँ, कुछ चीजें और सिखाता हूँ, और ये बुक मैं आप लोगों के जो मेरे ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करूंगा। नहीं तो आपका जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन आएगा उसमें भी आपको इस बुक का लिंक, मतलब इस टॉपिक का लिंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप वहां से भी पढ़ना चाहते हो। तो यहाँ तक मैं अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तक लाता हूँ, जो मैंने अभी डिस्कस किया था वो मैं आपको बताता हूँ। So Bora comes, there are some salient features of the bank reconciliation. The reconciliation will bring out any errors that may have been committed either in the cash book or in the passbook. अगर पासबुक में मतलब बैंक ने कोई एरर कर दिया या आपने कोई एरर कर दिया, वो आपको पता चल जाए। और अगर कोई चेक क्लियर नहीं हो रही है, जैसे आपने बैंक में पैसा डाल दिया, चेक डाल दिया, वो जब आप बैंक पासबुक ला रहे हो और फिर बाद में पता चला रिकंसाइल नहीं हो रहा, और पता चला ये चेक तो मैंने कब का डाल दिया, ये क्यों नहीं अभी क्लियर हुआ है, तो वो चीजें आपके सामने आती है। फिर आप अपने क्रेडिटर को, डेटर को बोल के, यार आपने तो चेक दिया था, वो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। अगर कोई चेक क्लियर नहीं हो रहा तो वो सारी चीजें भी आपको पता चल जाएंगी। और अगर आप रिकंसिलिएशन रेगुलरली करोगे तो एक अकाउंटेंट्स जो होते हैं आपके, दे विल बी डिस्करेज्ड फ्रॉम डूइंग फ्रॉड। जब उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे तो ऑडिट होता है, रिकंसिलिएशन होता है, तो वो चोरियां नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये जो डिफरेंसेस आता है आपका कैश बुक और बैंक पासबुक में, इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन, इट्स बिकॉज ऑफ टू रीजन। वन इज टाइमिंग डिफरेंस। क्या है ये, क्या है आपकी टाइमिंग डिफरेंस है। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस मतलब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपने वो जो अभी एग्जांपल दिया था, आपने चेक बैंक में डाल दिया था, बट उस पर्टिकुलर, सपोज आपने 29 मार्च को चेक दे दिया और 31 मार्च को आप स्टेटमेंट निकाल रहे हो, क्योंकि आपकी क्वार्टरली ये ईयरली क्लोजिंग करनी है, तो वो मैच नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज द चेक हैज नॉट येट बीन एनकैश्ड। चेक अभी एनकैश नहीं हो पाया है, तो तो निकला नहीं होगा और उन्हें आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया होगा पैसा, जबकि आपने बैंक में डेबिट कर दिया था। तो इनको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं, विच अराइज ड्यू टू द टाइमिंग डिफरेंस। या आपने किसी को चेक दिया और उसने अभी तक नहीं निकाला, तो आपने पैसा कम कर दिया, बट बैंक ने अभी आपके अकाउंट से कम नहीं करता है। या दूसरा रीजन क्या होता है, डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज। अगर एरर्स हो गए, आपकी वजह से कोई गलती हो गई, आपने बैंक में कर दिए 500 जमा, बट गलती से आपका 1000 5,000 हो गया, तो आप बोलते हो बैंक में इतना पैसा है, बट जब आप रिकंसिलिएशन में ला रहे हो फिर देख रहे हो कि नहीं नहीं, बैंक में तो 5,500 आया है। फिर आप देखोगे अच्छा अच्छा, जरा इसका वॉचर निकालो, देखा द इंपॉर्टेंस ऑफ द वॉचर चैप्टर जो हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो वहां से पता चला आपने तो वॉचर में 500 ही था, तो ये आपकी गलती हो गई थी अकाउंटिंग में। तो ये भी चीज आपको वहां से पता चल जाएंगे। तो दो रीजन होते हैं, वन इज द टाइमिंग डिफरेंस एंड अनदर इज द डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू द एरर्स इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। इसमें जो होता है बैंक पासबुक मैंने आपको बता दिया, इस पे क्वेश्चन भी आया था एसएसबी में, इज जस्ट ए कॉपी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक बुक। और यही एक क्वेश्चन था जो एसएसबी वालों ने गलत लिखा था अपनी आंसर की में। फिर मैंने अपने बच्चों को बोला कि आप इस पे रिप्रेजेंटेशन डालो, ये ने गलत आंसर किया, और फिर एसएसबी वालों ने इसका आंसर चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। और ये इसका फॉर्मेट होता है, इसका डेट आता है, उसका पर्टिकुलर आता है, फिर चेक नंबर आता है, विड्रॉल आता है, डिपॉजिट तक, और बैलेंस डेबिट क्रेडिट। और प्रैक्टिकली मैंने आपको ये चीज दिखा दी, जो मेरा ये अकाउंट था इसमें मैंने आपको ये चीज प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कर दी कि किस तरह से ये 5 चीजें आ जाती है ऊपर। अगर आप देखना चाहो तो आपको मिल जाएगा ये सारी चीजें। उसके बाद ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, students may note here that the nature of the balance shown by a passbook in the books of the bank, passbook is the balance shown in the books of the POS, and the cash book in the books of the customer is quite different. The debit balance in the passbook, अगर passbook में debit balance है, it means आपका आपने ज्यादा पैसा निकाल दिया, represents the credit balance in the cash book. It means cash book में आप बोलते हो कि आपने आपका credit balance होगा, और उसका उल्टा होगा, क्योंकि बिजनेस क्या करेगा, बैंक को ट्रीट करेगा या तो डेटर मतलब एज एसेट, और बैंक ट्रीट करेगा उसके लिए, या तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी ट्रीट करेगा या मानेगा कि वो इसका क्रेडिटर है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या सीखना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट
बनाना हमने सीख लिया। तो उसमें हम दो बैलेंस लेते हैं, एक बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड बैलेंस एज पर द पासबुक, फिर इसको रिकंसाइल करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इंपॉर्टेंस आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बोल दी कि अगर कोई एरर वेरर हुआ है वो पता चलेगा, अगर कोई अनड्यू डिले हो रहा है किसी चेक के क्लियर में वो पता चलेगा, और एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स जो चोरियां होने का खतरा होता है वो कम हो सकता है, और आपको ट्रू पोजीशन पता चल जाएगी क्या है। ठीक है, और कॉज ऑफ डिफरेंस मैंने आपको बोल दिया था, टाइमिंग डिफरेंस हो सकती है कि आपने चेक लगा दिया बट अब वो चेक एंड कैश नहीं हुआ है, या ट्रांजेक्शन ऐसी हो सकती है जो आपको पता ही नहीं थी, जैसे कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डाल दिया बैंक में, आपको तो पता ही नहीं था, या कुछ एरर्स हो सकते हैं दोनों में से किसी चीज के, उनकी हमने अकाउंटिंग मतलब उनकी हमें रेक्टिफिकेशन कर दी है और रिकंसिलेशन कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, एक एक करके उनको देखेंगे, उस पर आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है और उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा, और फिर हम सीखेंगे रिकंसिलिएशन बनाना। पहले हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है अकाउंटिंग आपको अगर अच्छे से करनी है उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको क्या पता होना चाहिए, जो अकाउंटिंग की जो वोकैबुलरी है वो आपको सही से आनी चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें वो अकाउंटिंग की वोकैबुलरी है, तो उन पे हम देखेंगे। ये चीज क्या होता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स, जो भी ये सारी चीज आती है इनके बारे में हम अभी कंसेप्चुअली समझेंगे, और फिर जाके हम बैंक रिकन्सिलिएशन पार्ट में आएंगे। तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल के लेक्चर में ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। पहली चीज, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिया, आपने चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जरा मुझे बताओ, अगर आप चेक को इशू करते हो, अगर आप चेक को इशू करते हो, किसको आपने इशू कर दिया? सर हम तो अपने क्रेडिटर को इशू करेंगे, अपने सप्लायर को इशू करेंगे चेक, तो उस वक्त आप एंट्री क्या करोगे? सर हम एंट्री करेंगे सप्लायर अकाउंट डेबिट, हम एंट्री करेंगे, जब हमने उसको चेक दे दिया तो सर हम एंट्री करेंगे सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट क्या ऐसा हो सकता है, 1000 का चेक दे दिया, ऐसा हो सकता है कि जिस दिन मैं बैंक से पासबुक ला रहा हूं अभी तक उसने चेक बैंक में डाला ही नहीं, उसने अपने पास ही रखा चेक, क्योंकि चेक की वैलिडिटी तो 3 मंथ होती है एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो 3 महीने तक वो चेक लगा सकता है, उसके बाद वो चेक स्टिल चेक में, उसने अभी तक नहीं लगाया, उसको टाइम नहीं मिला, तो मैंने तो अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस। अब देखो इसमें थोड़ा थ्योरिटी पढ़ा रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाएगी। वो रहे, द एंट्री इन द कैश बुक इज मेड इमीडिएटली ऑन इशू ऑफ चेक। जब आपने चेक इशू कर दी तो आप ये नॉर्मल एंट्री करते हो, बट नेचुरली एंट्री विल बी मेड बाय द बैंक ओनली व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दैट इज, चेक जो मैंने उसको दे दिया, जब वो प्रेजेंट करेगा बैंक को कि आजा लतीफ के अकाउंट से मुझे पैसे निकाल के दे दो, तब वो बैंक क्रेडिट करेगा ना, तब तक तो नहीं करेगा। दस देयर विल बी ए गैप ऑफ सम डेज बिटवीन द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द पासबुक। ठीक है, the balance as per cash book and the passbook are 10,000. Check of 2,000 is issued but not present. The balance as per cash book will be as follows. अगर ऐसा होगा तो तब चीजें क्या होगी? अब देखो ये कैश बुक है, कैश बुक में आपका बैलेंस था 10,000 और आपने एक वेंडर को चेक दे दिया 2,000, तो आपका बैलेंस दिखा रहा 8,000। बट बैंक में क्या होगा? बैंक में जो 10,000 था वो 10,000 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो गया 2,000 का, वो किस वजह से हो गया? आपने चेक इश्यू कर दिया बट वो अभी आपके क्रेडिटर ने प्रेजेंट नहीं कर दिया। अब इसका उल्टा देखो, चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। अब क्या हो गया? आपको किसी कस्टमर ने चेक दिया था और आपने उठाकर वो बैंक में डाल दिया। जो ही आप बैंक में चेक डालते हो तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बट हो सकता है कि वो अभी क्लियर नहीं हुई। क्या होता है, मतलब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो आपका अकाउंट हो सकता है जेके बैंक में हो और आपका जो डेटर है उसका अकाउंट एसबीआई में हो। अगर वो जेके बैंक में, प्रैक्टिकली समझ लो, अगर वो जेके बैंक में ही है आपका अकाउंट, तब क्या होगा? तब जो ही आपका चेक जेके बैंक में जाएगा तो वो अपने सिस्टम में देखेंगे कि चेक पे जो बंदे का साइन है, क्योंकि उसका भी चेक अगर जेके बैंक का है, उसका भी अकाउंट अगर जेके बैंक में है, तो वो जेके बैंक वाले अपने सिस्टम में देखेंगे कि इसका जो अकाउंट है वहां पे साइन यही है कि कोई और साइन है, तो साइन मैच हो जाएगा। जब वो साइन मैच हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? जब वो साइन मैच करेगा तो वो आपको आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो ये होता है, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया और वो चेक क्लियर हो गई उसी वक्त। बट क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है, आपका अकाउंट एसबीआई में है और आपने एक बंदे को चेक दे दिया, फाइन,
मतलब आपके कस्टमर ने आपको चेक दे दिया और उसका अकाउंट एसबीआई में, बट आपका अकाउंट कहाँ है, बैंक में। तो आप अपने बैंक में जाओगे, बोलेगे ये चेक है। दो अप्रोच होते हैं, आप उसको बोलते हैं कि ये चेक है एसबीआई का, ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब ये चेक एसबीआई का है, तो जेके बैंक वाले को कैसे पता है कि ये एसबीआई वाले का चेक सही है नहीं है। तो क्या होते हैं, इन बैंक्स के क्लियरिंग हाउसेज होते हैं। क्या होते हैं, क्लियरिंग हाउसेज होते हैं। तो एज जेके बैंक वाले एक दिन या 2 दिन बाद जाते हैं, जितने भी चेक्स उनको दूसरे बैंक होते हैं, और वो वाले बैंक वाले भी आते हैं जितने भी उनको जेके बैंक होते हैं, तो एक क्लियरिंग हाउस में मिलते हैं। वहां अपने सिस्टम्स एक्सचेंज करते हैं और देख लेते हैं, अच्छा इसका साइन ठीक है, वो उसको लेता है, वो इसको पैसे देता है, तो वो फिर एक दूसरे को बैंक पैसे देता है, हाँ ये जेन्युइन चेक है, ये सारा चीज है, और फिर जाके इस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है, एक ही दिन 2 दिन में नहीं होता है। तो हो सकता है बीच में वो बैलेंस शीट वाला डेट आएगा, या जिस दिन आपने बैंक रिकॉन्सिस्टेंट मतलब पासबुक का एंट्री करा दी, तो तब तक वो रिकॉर्ड नहीं होगी। इसको बोलते हैं चेक्स डिपॉजिट। आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बट अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, तो बोलता है as soon as checks are sent to the bank, as soon as the checks are sent to the bank, that is deposited to the bank, entries are made on the debit side of the bank column of the cash book. But usually bank credits the customer's account only when they have received the payment from the bank concerned. In other words, when the checks have been cleared. जब चेक क्लियर की जाएगी, again there will be some gap between the depositing of the checks and the credit by the bank. For example, the balance as per cash book and passbook are 12,000, चेक ऑफ 3,000 डिपॉजिट विद बट नॉट क्रेडिट। आपने चेक 3,000 का डिपॉजिट करता है, अभी तक आपका बैलेंस था 12,000। आप बोलोगे 12,000 प्लस 3,000, आप करोगे कैश बुक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 3,000, तो 15,000 हो जाएगा। बट बैंक में तो अभी वही 12,000 रुपए है, तो इससे भी आपको टाइमिंग डिफरेंस होता है। तीसरी चीज, जिस तरह से टाइमिंग डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको इसको लॉजिकली समझना है कि किससे क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि बाद में जब रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो आपको बैलेंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है और दूसरे तक पहुंचना होता है, वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वहां पे आपको काम तभी आपको तभी समझ आएगा कि प्लस करना है माइनस करना है, जब आपको लॉजिकली उन चीजों के बारे में पता होगा कि उनका इम्पैक्ट क्या आएगा, कहां पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तीसरी चीज, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आपको आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपका ही पैसा पड़ा हुआ बैंक में, तो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है कुछ ना कुछ। आपको बैंक ने जो भी एवरेज पे जो भी उनका बैलेंस होता था, और उसमें बैंक ने बोला बोला कि आपको इस क्वार्टर का, सपोज वो क्वार्टर देता है, आपको इंटरेस्ट मिला है 2,000 रुपये। तो आपने एक्सपेक्ट किया था 2,000, द आंसर इज नो। तो क्या आपने 2,000 के अकाउंट की एंट्री की है, द आंसर इज नो। बट स्टूडेंट्स, आपके जब बैंक लाओगे, बैंक स्टेटमेंट लाओगे, वहां पे आपके 2,000 से ज्यादा पैसा मिलेगा। क्यों, बैंक ने आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट दिया है। तो इससे भी क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि अभी तक आपने ये अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। Where if the bank has allowed interest to its customers, the entry will be normally be made in the customer's account and later shown in the पासबुक। तो वो अपने कस्टमर के अकाउंट में एंट्री करेंगे बैंक उसी वक्त, फिर पासबुक में मुझे पता चलेगा, तो उसके बाद में कस्टमर उसकी अकाउंट एंट्री करेगा, बट तब तक उसको क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्जेड बाय द बैंक। अब उल्टा हो गया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट लगा दिया क्योंकि आपने नेगेटिव में पैसा था आपका। वो जो ओडी की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, बैंक एक मतलब जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, कि आपका अगर जीरो बैलेंस भी है, आप उसमें से भी 1 लाख रुपए निकाल सकते हो। अगर आपने 1 लाख रुपए निकाल दिया तो आपका नेगेटिव बैलेंस है, तो बैंक की बुक्स में आपका डेबिट बैलेंस होगा, और आपकी बुक्स में बैंक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा बैंक का। मीन्स आपने ज्यादा पैसा निकालता है। अगर आपने ज्यादा पैसा निकाला होता है जितना आपका बैंक में होता है, वो तभी पॉसिबल है जब आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। नॉर्मली ये बिजनेस को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, सैलरीड वालों को या आम इंडिविजुअल्स को ये फैसिलिटी नहीं होती है। आपने सीसी लिमिट सुना होगा, या अगर कुछ नहीं, आप सब कश्मीरी जो लेक्चर देखो, आपने केसीसी सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। तो वो बेसिकली क्या है, एक लिमिट है 2 लाख 3 लाख की जो भी होती है, कि इतना पैसा आप निकाल सकते हो अकाउंट से। तो अगर ऐसा होगा तो आपने निकाला होगा, तो आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो जो वो इंटरेस्ट लगाएंगे आपको पता होगा, आंसर इज नो। तो जब आप फिर स्टेटमेंट लाओगे तब पता होगा कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो आप क्या करोगे, उसके बाद उसको एडजस्ट करोगे। तो वो है, अगर इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस बैंक ने चार्ज कर दिए, तो उससे क्या होता है, आपका टाइमिंग डिफरेंस आएगा। या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय, अगर बैंक ने आपके बेसिस पे इंटरेस्ट, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट लगाई है डिवेंचर्स पे, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वहां पे, या आपको शेयर्स में लगाया आपको डिविडेंड मिलेगा, और वो बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर दिया, आपको तो पता नहीं चलेगा। जब आप देखोगे कि बैंक में आपका पैसा आ गया है और आपने अभी तक कैश बुक में नहीं लिखा था, तो उससे भी डिफरेंस आ जाएगा। ये जो बुक है,
हालांकि ये सीए फाउंडेशन के लिए है और अभी मैं अपेरेंटली उन्हीं के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट ये इक्वली एप्लीकेबल है। ये मैंने अपने करंटली जो एसएसबी के बच्चे होंगे आपके ग्रुप में भी सुबह शेयर किया होगा, तो आपने ये देखना है क्योंकि आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बुक की टेंशन नहीं लेनी, ये बुक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो ग्रुप्स में बंदे हैं उनको भी दे दूंगा। अगर नहीं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे मैसेज करना, मैं ग्रुप बुक दे दूंगा। ये एडिशनल चीज है। बाकी जो मैंने एसएसबी वालों के लिए अलग से अपनी बुक दी है वो तो उनको देखनी है, ठीक है। और मैं एक और बुक ला रहा हूँ अभी जो नए टॉपिक्स आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ दिया, मुझे पता है कि कब क्या डोज देना था, तो आप उसी चीज से बने रहो। अगर आप, मैंने तभी बार बार बोला जो भी मैं लेक्चर्स डालता हूँ वो आपको देखने हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। अगर बैंक ने आपके बिहाफ पे डायरेक्ट पेमेंट्स कर दी है, तो हो सकता है आपने अभी कैश बुक में उनकी अकाउंट एंट्री नहीं कर दी है, आपने अकाउंट एंट्री नहीं कर दी, और जब आप स्टेटमेंट लाओगे तब आपको पता चलेगा। डायरेक्ट पेमेंट्स की तरफ से होते आप आजकल कंसेप्ट था सिप्स का, आपने सिप्स लगाई होती है या आपने किसी की सब्सक्रिप्शन ली होती है किसी मैगजीन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट होता है। हो सकता है आपने अभी अकाउंट एंट्री नहीं की थी, और जब आप फिर पासबुक लाओगे तब आपको पता चला अच्छा अच्छा उसके मैंने सब्सक्रिप्शन ली है तो वहां का पैसा कटा है, इंश्योरेंस का पैसा कटा है, उसका पैसा कटा है, जो भी है वो डायरेक्ट पेमेंट्स बैंक ने की होती, तो आपको मिसमैच आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू द बैंक बाय कस्टमर। अगर कस्टमर ने आपके बैंक में डायरेक्टली पैसा डाल दिया तो इससे भी मिसमैच आएगा। आपको पता नहीं था कस्टमर ने पैसा लगा, जब आप बैंक स्टेटमेंट लगा वहां आपको पता चला अच्छा साहिल ने मेरे अकाउंट में 10,000, अच्छा चाहिए ये दायरे में 10,000 रुपये, ये मेरा डेटर था 10,000 का, इसने दे दिया, तब तक तो पता नहीं था, तो आपका कैश बुक में और पासबुक में मिसमैच होगा। या डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंट इन द बैंक। अगर आपने बिल जो है वो डिस्काउंट कर दी, होता क्या है, मैंने लास्ट सब्सिडी वाले लेक्चर में बताया, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ, देखो दो चीजें होती है, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ, एक मिनट, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। कहाँ से आता है, डेटर से। अगर आपने किसी बंदे को माल बेच दिया तो वो आपका डेटर होता है। तो एक कंसेप्ट होता है बिजनेस में, उसको क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो डेटर होता है आपका, ये जो डेटर होता है ये आपको क्या देता है, ये आपको बिल रिसीवेबल देता है। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम तहरीर बोलते हैं उर्दू में। तो इसमें वो लिखता है कि मैं आपको 3 महीने बाद ये 1 लाख रुपया दे दूंगा। अब क्या होता है, जब मेरे पास बीआर आता है, बिल रिसीवेबल आता है, तो मैं क्या करता हूँ, एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट द गिवर। अब मेरे पास रिलेवेंट क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखता है कि वो बंदा मुझे 1 लाख रुपया देगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है, ये तो 3 महीने बाद मिलेगा, मेरे पास एक ऑप्शन होता है, मैं बैंक के पास जाता हूँ, बोलता हूँ ये एक डॉक्यूमेंट है, इस बेस पे मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा 3 महीने बाद, तुम मुझे आज ना 95,000 दे दो। तो बैंक के लिए भी फायदा है, बैंक 3 महीने वेट करेगा और आपको तब उसको पूरा 1 लाख मिलेगा। तो आपने जो ये कर दिया, आपने इस बीआर को क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया आपने उसको। जो आपको 3 महीने बाद पैसा मिलता है तो आपने उसको डिस्काउंटिंग करा दिया। आपने इंटरेस्ट में पढ़ा होगा ये कैलकुलेशन, डिस्काउंटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज आपको बैंक 95,000 देगा और वही पैसा बैंक को 3 महीने बाद 1 लाख रुपए मिलेगा, तो बैंक इसमें इंटरेस्ट कमाता है। तो उल्टा करने को इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो आपने इसको डिस्काउंटिंग करा दी। अब ऐसा हो सकता है कि 3 महीने बाद क्या करते, बैंक जाता उस बंदे के पास, बोलता भाई ये आपने लतीफ सर को चेक दिया था ना, 1 लाख रुपए का बीआर दिया था, आज आप मुझे दे दो। अब क्योंकि लतीफ सर ने मेरे से डिस्काउंट कर दिया, उसने 95,000 ले लिया। अब कभी कभी हो सकता है कि वो बंदा पैसे देगा तो ठीक हो गया, बैंक को अपनी इनकम, और नहीं होगा तो क्या करेगा, बैंक बोलेगा लतीफ भाई उसने पेमेंट नहीं दी, तो हम आपके अकाउंट को, अब आपके अकाउंट को पूरा 1 लाख से डेबिट करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि वो जो बीआर था डिसऑनर हो गया, तो जब मैं स्टेटमेंट ला रहा हूँ पता चला वो तो बैंक को तो उस बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया, ओबसली बैंक डेबिट करेगा। तो ये मेरा नुकसान हो गया, फिर मैं क्या करूंगा, मैं वापस अपने कस्टमर को डेबिट करूंगा, तो वो ओरिजिनल पोजीशन जो है रेस्टोर हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बैंक से पैसा निकला होगा, और जब वो बैंक में मेरा डेबिट आ गया तो डेफिनेटली मेरा क्या हुआ, पासबुक और कैश बुक का बैलेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो एग्जांपल ये कर देना, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ, उल्टा है, अगर बैंक ने आपके बिल्स कलेक्ट कर दिए और आपने अभी उसको क्या किया था, कैश मतलब आपने नहीं किया था बैंक में डेबिट, बट वो बैंक में डेबिट हो गया है, मतलब क्रेडिट हो गया आपका, तो उससे भी बैलेंस मिसमैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समरी है, यहाँ पे ये एक समरी है कि अगर ट्रांजैक्शन होगी तो कैश बुक में कब रिकॉर्ड होगी और पासबुक में ये कब रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं हम, और कल का जो हमारा लेक्चर होगा, कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे पासबुक और इस पे कैश बुक पे, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना ही, आज के लेक्चर में हम
इतना ही रखेंगे। तो कल के लेक्चर में मिलते हैं और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन 1 से कर लेते हैं। तो आपको सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।